नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शॉर्ट एंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें रामधारी गुप्ता खंड 2 की पत्रिका से डिक्टेशन दी जाएगी। इस सीरीज में खास बात यह है कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ना रह के 10 मिनट 30 सेकंड की रहेगी और जो शब्द होंगे वो 840 से ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप 10 मिनट से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे और इसकी आदत डालेंगे तो एसएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, तो वहाँ पे डिक्टेशन लिखते समय आपका दिमाग नहीं भटकेगा और जब आप 800 की जगह 840 शब्दों को 65 मिनट में ही लिखने की आदत डालेंगे, तो इससे परीक्षा हॉल में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में आपका जो समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मतलब कंप्लीटली उसको लिख सकते हैं उतने टाइम में। इस वीडियो से प्रैक्टिस करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि 840 शब्दों में आप 5% या 8% या 10% की जो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में होती हैं, उस हिसाब से जैसे 10% गलतियाँ ओबीसी के लिए या एससी के लिए एसएससी में माफ़ होती हैं, तो जो गलतियाँ होती हैं वो 80 होती हैं। अब 800 की जगह 840 में भी आप 80 गलती करेंगे तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उससे कम ही गलतियाँ होंगी और एक्यूरेसी में आपकी सुधार होगा। अगर डिक्टेशन लिखने में छूट रहा है तो आप डिक्टेशन को बार-बार लिखिए और जितनी बार लिखिए उतनी बार अपने आउटलाइन को ज़रूर पढ़िए। इससे आप अपने द्वारा बनाई गई आउटलाइन को बेहतर तरीके से जानेंगे और शॉर्टहैंड लिखने में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केवल शिक्षालयों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है और जब तक उसको माध्यम बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा इने गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और जन समूह के जीवन तक नहीं पहुंच सकेगी। दूसरी विचारधारा यह है कि आज के विज्ञान युग में हम इस देश को यूरोपीय विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और न इसका अलग रहना वांछनीय है और इसलिए कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम जीवन की दौड़ में और देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे और प्रगति नहीं कर सकेंगे। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम के संबंध में ही नहीं बल्कि विचार करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार
पा रहे हैं। सरकारी नौकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित हैं और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी अब वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज है। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं वह आज की परिस्थितियों के कहाँ तक अनुकूल और लाभदायक है। गांधी जी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। महात्मा जी के विचार से जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है परंतु आज ऊर्जा संस्थानों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी हैं। यूँ यह विषय सामान्य हित का है और इसमें हमारी समान अभिरुचि भी दिख पड़ती है। अतः इस पाठ में सौर ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्ध तकनीकी भाषा में यहाँ प्रस्तुत हैं। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। समस्त स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के बिना न तो जीवन संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है। इसीलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और
प्रक्रियाओं को खोजता रहा है। ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है उन्हें हम ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इनमें हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। इन्हें आजकल गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं। ईंधन वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि। पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया। सन 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया। भारत सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। वह राज्यों के ऊर्जा विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है। समाप्त।